Hey guys, I'm Tanya, and for all of you who don't know me, I'm an Indian who recently moved to Canada. So, guys, today's video is going to be us comparing the differences between Canada and a few other European countries. So, the reason to make this video was कि मैं जब पढ़ती हूँ and मैं जब सुनती हूँ कि लोग बहुत अलग अलग कंट्रीज में सेटल हुए हैं, पॉपुलर जो है कंट्रीज वो मेनली कनाडा, यूएस, यूके ये सब है. बट देर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जो बहुत सारी इनफैक्ट बेनिफिट्स भी देते हैं आपको, जैसे फ्री एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर बेनिफिट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इट इज़ गुड टू डू योर रिसर्च एंड इट इज़ गुड टू मेक अ परफेक्ट कंपेरिजन. सो टू डू दिस आई हैव a special guest on my channel today, and they are located in Norway, and they're going to tell us a few things about their life in Norway and also give us an idea about how it is living in Europe and studying in Europe. So we're going to get on the Zoom call right now and ask them all of our questions. Let's go. Speaking with us today is Arvind from the channel Namaste from Norway. एंड ये जो है ये नॉर्वे के बारे में इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं. यू कैन चेक आउट देयर चैनल टू नो मोर. एंड गाइस आई रियली सजेस्ट कि आप ये कंट्रीज़ को कंसिडर करें बिकॉज इट विल ओपन अप अ लॉट ऑफ योर ऑप्शंस एंड आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा कि ये आपको कितने सारे बेनिफिट्स देते हैं. अरविंद, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस के लिए. यस तान्या जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. तो दोस्तों, मेरी इंट्रोडक्शन हमेशा स्टार्ट होती है नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे से. ये है हमारे चैनल का नाम एंड आई थिंक दिस इज द सैल्यूटेशन व्हिच we prefer these days. So my name is Arvind Kjaeprud and currently I'm an associate professor at one of the universities in Norway. So I have been a student in Norway myself. मैंने मास्टर्स जो थी वो नॉर्वे से करी थी और साथ ही साथ मेरी पीएचडी भी नॉर्वे से करी थी. तो मेरा जो पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो नॉर्वे स्पेसिफिक ज्यादा होगा, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में सेम ही, आई थिंक इट फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी. सो आई विल ट्राई टू आंसर as best as I can. So Arvind, what I've noticed is कि कुछ कंट्रीज हैं जिनका नाम काफ़ी पॉपुलर है अमॉन्ग स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टडीज. सो कनाडा उनमें से टॉप है, यूएस, यूके ये सब भी आते हैं इसमें. बट देयर आर लॉट ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज जिसके बारे में किसी ने शायद कभी कंसिडर ही नहीं किया है, विच इज़ वाई आई थॉट अबाउट मेकिंग दिस वीडियो, जहाँ पे हम थोड़ी सी बातें करें अबाउट अ फ्यू यूरोपियन कंट्रीज स्पेसिफिकली, जैसे नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गई और ये सब कंट्रीज यूके के अलावा जहाँ पे लोग आ सकते हैं. एंड जहाँ पे लोग आते हैं तो उनको काफ़ी सारे पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे मैंने सुना है कि फ्री एजुकेशन होता है. सो वी जस्ट टॉक अबाउट दैट टुडे. ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ कि नॉर्वे और जर्मनी ये ऐसे दो देश हैं यूरोप में, आई थिंक, जहाँ पे कि एजुकेशन जो है दैट इज फ्री. वो नेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है उनके लिए तो है, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी इट इज फ्री. और खासकर नॉर्वे की एक स्पेशल बात क्या है कि जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है, राइट, आई थिंक उनके लिए नॉर्वे और जर्मनी दोनों ही दैट वुड बी समथिंग which the students from India they can definitely come here. और जो अभी इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स हुआ है वो भी इसी इंजीनियरिंग फील्ड से ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो आर्ट्स रिलेटेड फील्ड है उनमें थोड़ा जो है ये लैंग्वेज बैरियर जो है दैट इज समथिंग व्हिच कीप स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम दीज कंट्रीज. ऑल्दो क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखिए क्यों आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में, इसीलिए क्योंकि उनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के बाद जॉब भी चाहिए, राइट. तो आर्टिस्टिक फील्ड में क्या होगा कि आपको सिंस कस्टमर्स के साथ जो आपकी पब्लिक इंटरफेस होगा, राइट, उसमें जो है लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है. सो आई थिंक दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स टेंड टू मूव टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज. बट जो इंजीनियरिंग वाले बंदे हैं मैं उनको कहूंगा कि ट्राई नॉर्वे, जर्मनी, जहाँ पे आप मुफ्त में आराम से अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं. एंड इनमें एडमिशन मिलना कितना आसान है? कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्स देने पड़ते हैं? जो इंजीनियरिंग की अगेन बात करूंगा, क्योंकि इंजीनियर हूं तो हट फिर के इंजीनियरिंग पे मेरा आई स्टॉप एट दैट. तो इंडिया में देखिए आईटी, जेई मेंस का एग्जाम होता है, तो उसके स्कोर्स के बेसिस पे भी जो है आपको एडमिशन मिल जाता है जर्मनी में. नॉर्वे की विशेष बात क्या है? नॉर्वे की विशेष बात यह है कि आपको किसी तरीके का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द बैचलर्स. आपके बैचलर्स में कितने मार्क्स हैं, तो ओनली वही एक मेरिट जो है उसके बेसिस पे बनती है. तो ना आपको जीआरई देना है, एमबीए करना है तो जीमैट की कोई आवश्यकता नहीं है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में. तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आपने बैचलर्स में कितना वो करा है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको कुछ एडिशनल नहीं देना पड़ता, क्योंकि कनाडा में अगर आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना है, पहले तो आपको आईएलटीएस देना है, विच इज़ द इंग्लिश एग्जाम.
तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो होती ही होती है, वो देना है। एंड देन उसके साथ साथ अगर आपको एमबीए करना है तो आपको जीमैट देना है। हाँ जी, नहीं बट एक चीज़ ऐड करूँगा, आइल्स तो यहाँ पे भी देना है। ओह बट वो ओके। क्या है, दैट इज़ नॉट लाइक इट इज़ जस्ट एन एलिजिबिलिटी, इट्स नॉट वो मेरिट का बेसिस नहीं बनता। आपको बट स्कोर जो चाहिए आई थिंक 6.5 चाहिए, 6.5, बट वो एलिजिबिलिटी है, उसके बेसिस पे ऐसा नहीं होगा कि सपोज़ कीजिए मेरे बैचलर्स में है जी 70% और एक के 80%, बट मेरा आइल्स का स्कोर हायर है तो वो मेरे को नहीं, फ़ेवर वो करेंगे, वो यहाँ नहीं पे होगा। भी ऐसा नहीं होता। सो इस चीज़ में सिमिलर है, बट यू डोंट हैव टू गिव एनी नॉर्वेजियन लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। नहीं जी नहीं, क्योंकि मास्टर्स जो है वो इंग्लिश में है यहाँ पे सारी। सो आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपको कोई लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा। जर्मनी के केस में भी सिमिलर है। हाँ, मास्टर्स जो है जनरली इंग्लिश होती है वहाँ पे। जर्मनी और नॉर्वे में क्या फ़र्क होता है, नॉर्वे में एज़ ऑफ नाउ बैचलर्स करने आप नहीं आ सकते पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे फ्री है, ओके? ओके। बट जो है अपना जर्मनी में आप बैचलर करने जा सकते हो, बट बैचलर्स जनरली जर्मन में होती है। तो कई ऐसे लोग हैं जो जर्मन में पढ़ाई करते हैं बैचलर्स की भी वहाँ पे। वाओ! सो दैट इज़ आई मीन दैट इज़ मेरे को तो सोच के ही सिर में दर्द हो रही है, बट जो बंदे करते होंगे आई डोंट नो हाउ हाउ आर दे मैनेजिंग इट। बट मास्टर्स जो है वो दोनों में इट्स इन इंग्लिश। ये सुना है हमने कि फ्री होता है। कम्प्लीटली इज इट कम्प्लीटली फ्री? क्योंकि कनाडा में पढ़ना काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो इफ दिस इज कम्प्लीटली फ्री इन प्लेसेस लाइक नॉर्वे एंड जर्मनी, तो इट मेक्स देम रियली वेरी वेरी नाइस फॉर स्टूडेंट्स कि वो आ सकते हैं। नॉर्वे में जो है ट्यूशन फीस, जो कि हम सेमेस्टर ट्यूशन फीस तो दोनों जगह नहीं है, दैट इज जीरो, आपको कुछ नहीं पे करना, राइट? बट सेमेस्टर फी होती है जो आपको देनी है। तो सेमेस्टर फी कितनी हो जाएगी, वो जनरली आपको एक सेमेस्टर की आप ये मान लीजिए 100 कैनेडियन डॉलर्स पर सेमेस्टर, मतलब आप एक साल में सिर्फ 200 कैनेडियन डॉलर्स देते हैं, तो और आपकी बाकी सारी पढ़ाई मुफ्त हो जाती है। ओके। So and the same I think जर्मनी में 300 होगा, 300 कैनेडियन डॉलर्स, so you don't have to pay for it। बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल ना के बराबर है जी। एंड यहाँ पे इवन फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपको 18 to 19,000 कैनेडियन डॉलर्स भरने हैं, विच इज 9 to 10 यार इंडियन रुपीस। तो डेफिनेटली नॉर्वे जीतता है इस चीज़ में। हाँ, आई थिंक इसी चीज में जीतेगा। बट अदर देन दैट, जैसे मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है, मैंने मास्टर्स नहीं किया है। मेन रीज़न बीइंग दैट आई डिड नॉट हैव द 16 years एजुकेशन जो कनाडा में कंपलसरी होती है। तो व्हाट अबाउट दैट, वहाँ पे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शंस है या वहाँ पे सिर्फ मास्टर्स ही अवेलेबल है? ओके, तो देखिए आई थिंक नॉर्वे में अगेन, नॉर्वे और जर्मनी दोनों में 16 साल का, दैट इज आई थिंक मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में वही होगा 16 ईयर्स का। तो नॉर्वे डजंट ऑफर एनी सॉर्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। आपको वो लोग क्या बोलते हैं, इसका जो आप जुगाड़ जिसको बोलते हैं, राइट, इसका जुगाड़ ये होता है कि आपको इंडिया से ही एक साल का आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एक, हाँ वो कर लो, एंड देन यू अप्लाई अगेन ओवर हियर यहाँ पे मास्टर्स में। तो वो है, तो नॉर्वे आपको वीजा भी नहीं देगा और ऐसा कोई कोर्स भी नहीं है। बट जर्मनी में जब मेरी बात हुई थी, तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि जर्मनी अलाउज, वहाँ पे एक स्पेशल वीजा है जिसके बेसिस पे आप आ सकते हो। आप आई थिंक इट वाज द सेम कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, आप वहाँ पे कर सकते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स। तो जर्मनी में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट नॉर्वे में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड सिंस एजुकेशन फ्री है तो यू डोंट इवन लाइक स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स तो नहीं ही होते होंगे बिकॉज इट इज एनीवे फ्री। हाँ जी, देखो इंडिया के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं होती, बट कई जगह कई कंट्रीज हैं। आई थिंक मेरे साथ जो एक स्टूडेंट थे वो इथोपिया के थे, तो उनको जो था नॉट अ स्कॉलरशिप बट एक लोनाकासा, जिसको लोन बोलते हैं, यहाँ की सरकार देती है, जो उनके मंथली एक्सपेंसेस हैं उनके लिए। और वो लोन आपको कब चुकाना है, जब आपकी जॉब लग जाती है, विच इज लाइक इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रांट अगर आपके यू आर पासिंग द एग्जाम्स। बट वो इंडियंस के लिए दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। बट एक चीज जो आपको, जब आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के लिए यहाँ पे, तो आपको एक लमसम दिखाना पड़ता है जो कि है 10 लाख के आसपास, जो कि आपका लिविंग एक्सपेंसेस है। क्योंकि अगर आप वो नहीं दिखाएंगे तो आपका वीजा नहीं लगेगा। क्योंकि पार्ट टाइम आप ये बता सकते हैं यहाँ की सरकार को कि जी मैं यहाँ के पार्ट टाइम करूंगा और मैं उस पैसे से अपना रहना खाना सस्टेन करूंगा अपने आप को। तो इसीलिए एक 10 लाख का पर ईयर आपको एक सम जो है वो अपने बैंक अकाउंट में मतलब फ्रीज हो जाता है। तो वो आप यहाँ पे भेज देते हो नॉर्वे में, जब आप आते हो तो वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है, Norwegian account, and then you use that for your sustain. So it's kind of a sustenance allowance. So I think this is very similar to GIC that we have in Canada.
लाइक यू सेड कि 10 लाख आपको देना है, वैसे ही कनाडा में ऐसा होता है कि आपको 5 लाख इंडिया से अपने कनेडियन अकाउंट में डालने हैं, एंड देन आपको मंथली उसका कुछ पार्ट आता रहता है. सो अगेन यही सेम चीज़ कि यू कैन नॉट टेल देम कि आप वहाँ आके पार्ट टाइम करके अपने खर्चे निकालोगे. तो यू हैव टू पुट दैट 5 लाख इन टू योर कनेडियन अकाउंट, एंड वो पर मंथ आपके पास $670 आते रहते हैं, विच वुड बी अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस. आपके खर्चे पूरे करने में वो हेल्प करता है. आई थिंक जर्मनी में भी सेम ही चीज़ है जो मुझे हम्म. पता है। और बट यहाँ पे नॉर्वे जो है थोड़ा डिफरेंट कैसे आता है कि जब आप नॉर्वे पहुँच जाते हैं तो आपको मंथली नहीं, वो सारे का सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ओके ओके. तो यू कैन कई लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स दे सेंड इट बैक टू इंडिया, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि फिर जब आपको अगले साल रिन्यू करना है अपना वीजा, यू स्टिल हैव टू शो, तो वो उस पैसे से बाहर, इट शुडंट गो आउट ऑफ द कंट्री। बट जनरली आप क्या कर सकते हो कि आपके पास ज्यादा कंट्रोल होता है रादर देन आई थिंक कनाडा और जर्मनी की पर मंथ आपको इतना आएगा, पर तो मंथ आता है. आप कितना भी खर्च कर सकते हो उससे, डिपेंडिंग अपॉन दैट। नहीं भी करना, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप एक बार ग्रेजुएट कर लिए उसके बाद स्टे बैक ऑप्शंस क्या है? वर्क परमिट कितने साल का मिलता है? देखिए यहाँ पे तो नॉर्वे में तो थोड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे एज सच वर्क परमिट नहीं मिलता, आपको पहले जॉब चाहिए, उसके बाद ही आपको वर्क परमिट मिलेगा। बट एक जॉब सीकर्स वीजा, एक देखिए कई लोग क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स की अपनी जो मास्टर्स डिग्री उनकी 2 साल की है उसको 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन। क्योंकि फिर उसको जो एक्सटेंडेड थर्ड ईयर है, यू नो आपका जितना ज्यादा नेटवर्क बनता है, चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड आल्सो इंक्रीज। और साथ ही साथ आप जो है नॉर्वेजियन लैंग्वेज भी सीखते हो, और उसके कारण भी क्या होता है कि अगेन चांसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कितना आप सीख रहे हो नॉर्वेजियन लैंग्वेज जॉब्स का। यहाँ पे देखिए क्रैक करने का ये कि अगर आपने नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख ली, आपकी ऑप्शंस आर लिमिटलेस। मतलब आप ये समझ लो कि फिर आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आपको कोई भी जॉब मिल सकती है, गिवन यू आर क्वालिफाइड। और जॉब्स में सैलरीज आर वेरी गुड, चलो उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट एक तो ये हो गया कि आप क्या करोगे कि अपनी 2 साल की मास्टर्स को 3 में एक ही। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जॉब सीकर्स वीजा होता है जो आप नॉर्वे में रह के ही यू कैन अप्लाई। बट उसके लिए क्या होगा, आपको जो सम है, जो 1 साल का सम है, वो आपको अब डबल दिखाना पड़ता है। अगर एज अ स्टूडेंट आपको 1 साल में 12 लाख दिखाना था या 10 लाख दिखाना था, जॉब सीकर्स वीजा जो 1 साल के लिए आप यू कैन अप्लाई फॉर 6 मंथ्स 3 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी श्रद्धा है। तो अब 1 साल के लिए आपको लगभग 20 से 22 लाख रुपया अपने अकाउंट में दिखाना है कि हाँ मैं फुली सस्टेन कर सकता हूँ। दैट इज वन ऑप्शन। कई लोगों ने ऐसा करा है एंड दे आर लाइक you can find a job in that period. So that is one stay back option. So कनाडा में थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है. आपके जो आपने जितना ग्रेजुएशन कितने सालों का किया है उस पे आपका वर्क परमिट डिपेंड करता है. जैसे अगर आपने 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा, एंड अगर आपने 2 साल का किया है तो आपको 3 साल का मिलेगा. एंड दिस इज़ अ ओपन वर्क परमिट, तो विच मीन्स कि आपको जॉब होना ज़रूरी नहीं है, आप वर्क परमिट लेने के बाद भी जॉब ढूंढ सकते हो. तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है उस कंपैरिजन में. कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है नॉर्वे में? हाउ एक्सपेंसिव इज इट? जैसे हमने यूरोप के बारे में तो सुना ही है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी और नॉर्वे ऑलमोस्ट सेम है, अगेन बेस्ड अपॉन द एनालिसिस व्हिच वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो। तो उसमें देखिए हम एक औसत बात करें तो लगभग 60 से 65 हज़ार के आसपास जो है वो कॉस्ट होगी आपकी पर मंथ एक स्टूडेंट को रहने की INR में। तो हमने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसमें निटी ग्रिटी डिटेल्स दी हुई है। बट देखिए रहने का खर्चा जो है वो लगभग आप समझ लो 30,000 से 35,000 रुपये तो रहने का खर्चा हो गया, और बाकी के 30,000 रुपये में आप अपना खाना पीना, मोबाइल और छोटे मोटे शौक, कभी कभार एक बियर पी ली, वो सब यू कैन मैनेज इन दैट। So 65,000 is something which I would say is a good amount per month. कनाडा का भी काइंड ऑफ सिमिलर है कि आपको $1,000 पर मंथ चाहिए टू फुलफिल ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस, एंड थोड़ा सा आप साथ में मज़ा भी ले सकते हो, एक बार कभी खाना बाहर खा लिया या जो भी, तो सिमिलर है काफ़ी. बट देन कनाडा में ये भी चीज़ है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करो तो आप वो एक्सपेंसेस काइंड ऑफ फुलफिल कर सकते हो. तो आप 1 महीने में पार्ट टाइम जॉब से ही अराउंड $1,000 कमा सकते हो. इज दैट पॉसिबल इन नॉर्वे? हाँ जी, इट इज पॉसिबल। आप 1 मंथ में पार्ट टाइम जॉब्स में, जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बताया कि दे वर अर्निंग लाइक अप टू 10,000 NOK पर मंथ।
क्योंकि यहाँ पे बट इट डिपेंड्स कि आपको पार्ट टाइम में क्या सैलरी मिल रही है। जो मिनिमम है वो 120 है, बट जनरली बंदों को जो मिलती है 160 नॉक, विच इज लाइक 1600 रुपीज पर आवर मिलती है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें द नंबर ऑफ आवर्स यू कैन वर्क विच इज लाइक 80 आवर्स पर मंथ, ओके। तो 16 इंटू 8 डायरेक्टली ये 10,000 नॉक के आसपास, जो कि 1 लाख हम्म। के आसपास हो जाता है। सो यू कैन एक्चुअली सेव। बंदे जो थे बचाते थे और फिर उससे यूरोप घूमते थे। सो दैट इज ऑल्सो राइट। समथिंग विच यू कैन डू ओवर हियर। तो आई थिंक सैलरी जो है वो नॉर्वे में थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। जैसे कनाडा गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंस वाइज एक मिनिमम वेज उन्होंने बना के रखा है। ओंटारियो का $14 है, विच मीन्स कि उन्हें हमें $14 मिलना ही मिलना है। तो वैसा ही नॉर्वे में भी है। हाँ जी, नॉर्वे में भी है। यहाँ पे आई थिंक प्रोविंस वाइज नहीं होगा, यहाँ पे सेक्टर वाइज है। ओके। तो अगर आप सपोज आप वेटर हैं तो आई थिंक 160, वही 160 नॉक के आसपास मिल जाएगा आपको। बट कई लोग कम भी देते हैं, बट आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, बट लीगली 160 नॉक के आसपास मिलनी चाहिए आपको। कितना आसान है ये पार्ट टाइम जॉब्स मिलना? देखिए, अब इसमें डाइकोटमी है। डाइकोटमी ये है कि अगर तो आपको नॉर्वेजियन नहीं आती है, देन यू आर जस्ट कंस्ट्रेन्ड टू वर्क्स इन से इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, या जो भी कस्टमर फेसिंग रोल्स नहीं है, देन इट इज बिट डिफिकल्ट आई वुड से। सिटी स्पेसिफिक भी है। ऑस्लो में चांसेस आर मोर, क्योंकि ज्यादा जनता है, ज्यादा रेस्टोरेंट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फूड डिलीवरी का बिजनेस यहाँ पे बहुत अभी है। जैसे फूडोरा एक कंपनी है, तो बंदे बाइसिकल, आपके पास एज स्टूडेंट साइकिल होती है, तो आप बस बट मेहनत का काम है। दैट इज समथिंग कि आप पहले साइकिल में डिलीवरी करें और हार्श वेदर में, देन यू वोंट बी एबल टू स्टडी। सो एक यहाँ वो पे एक भी ऑप्शन उबर ईट्स काफी होता है। सो या है। सिमिलर। बट अगर आपको नॉर्वेजियन आती है समहाउ, यू प्लान इस तरीके से कि हाँ मैंने पढ़ने वहां जाना है, मेरी एडमिशन हो गई है, 1 साल में अच्छी नॉर्वेजियन सीख लेते हो, तो ऑप्शंस आर लिमिटलेस। करेक्ट। देन इट वुड बी सिमिलर टू कनाडा कि आप कहीं पे भी जॉब मिल सकती है जहाँ पे आप लैंग्वेज बोल सकते हो। सो आई थिंक द मेन इशू जो मुझे नॉर्वे में लग रहा है वो लैंग्वेज का ही है। एवरीथिंग एल्स लुक्स गुड बट द लैंग्वेज इज वन थिंग। बट कंपेयर करेंगे नॉर्वे और जर्मनी को, नॉर्वेजियन इज मच इजियर टू लर्न इन कंपैरिजन टू जर्मन। एंड आपको 8 साल हो गए, आपने अब तक नॉर्वेजियन आपको आती है या? मैं मॉडेस्ट होके बताऊं तो B1 लेवल पे आई एम। तो मैं मीटिंग्स जो है आई कैन अटेंड इन नॉर्वेजियन एंड आई कन्वर्सेट। मतलब जहाँ पे मेरे को लगता है ना रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे मैं नॉर्वेजियन में बोल देता हूँ कि कुछ मिस भी हो गया, डजंट मैटर। बट जहाँ पे मेरे को लगता है कि कहीं कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन है, आई हैव टू, मैं मिस इंटरप्रेट ना कर दूं, देयर आई प्रेफर इंग्लिश। ओके, व्हिच मींस कि आप बिना सीखे भी सरवाइव तो कर ही सकते हैं, ऑल्दो इट इज इम्पोर्टेंट। बट ये जो है, ये यूरोप के जो अलग देश है, जैसे फ्रांस है, वहाँ पे यू मस्ट नो फ्रेंच, आई थिंक सो। क्योंकि जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है, वो टूरिस्ट के साथ नहीं इंग्लिश में बात नहीं करते। तो आप सोच रहे अगर आप वहाँ स्टूडेंट है तो दे वुड एक्सपेक्ट यू टू स्पीक इन फ्रेंच, राइट। और जर्मन में भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी ये बताया कि हाँ जी, जर्मनी में भी आपको जो है नाउ यू कैन सर्वाइव, बट स्टिल इट इज बिट डिफिकल्ट। वो जर्मनी में ही प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। करेक्ट। ओके। It's a bit difficult in other countries, I would say. What about job opportunities? मतलब अगर आपने एजुकेशन नॉर्वे से किया, डज दैट मीन कि आप यूरोप में कहीं पे भी जॉब ले सकते हैं, या यू आर काइंड ऑफ बाउंड टू डू अ जॉब इन नॉर्वे? नहीं, आप कहीं पे भी जॉब ले सकते हैं, वो पूरे यूरोप में वैसा है। देखिए, यूरोप में भी ना थोड़ी डिवीजन है। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है वो थोड़ी गरीब, जैसे पोलैंड है, लिथुआनिया, लाटविया, ये थोड़ी गरीब से देश है। जो आपके नॉर्डिक कंट्रीज होगी, नॉर्डिक कंट्रीज में ये 5 आ जाती है: नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड एंड फिनलैंड। तो ये थोड़े टॉप पे है। ये और नॉर्डिक में भी जो स्कैंडिनेवियन है, अगेन ये नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये बहुत अच्छे लेवल पे। मतलब यहाँ पे जो है वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होगा, सैलरीज अच्छी होगी, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही है। तो आपने कहीं से भी मास्टर्स करिए, कहीं से भी बैचलर्स करिए, आपको पूरे यूरोप में कहीं पे भी यू कैन गेट अ जॉब वेरी इजीली। अब पीआर का क्या प्रोसीजर है? हाउ इजी इज इट टू गेट अ पीआर? तो देखिए, पीआर मिलना या ना मिलना, इट डिपेंड्स टोटली कि आपको जॉब मिलती है कि नहीं। तो अगर आपको आफ्टर योर स्टडीज जॉब मिलती है नॉर्वे में, तो आप 3 साल अगर आपने जॉब कर दी है नॉर्वे में, और साथ ही साथ जो आपको मिनिमम एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स अगर आपने वो भी कर दिए हैं फुलफिल, देन देयर इज नो इम्पेडिमेंट फॉर द पीआर। तो पीआर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये चीज़ जो ये डिपेंडेंट्स के लिए क्या है? अगर आपको पीआर मिल गया तो
आपके पेरेंट्स हो गए या आपके दूसरे डिपेंडेंट्स हैं, तो कैन दे कम एंड स्टे विथ यू? देखिए डिपेंडेंट्स जो स्पाउस है वो तो अगर आप यहाँ पे मास्टर्स करने भी आ रहे हो ना तो भी आप उनको अपने साथ ला सकते हो, बट डेफिनेटली इशू इज ऑफ फंडिंग कि आपको पैसा दिखाना है उनके लिए। अगर आप यहाँ पे नॉर्वे में पीएचडी कर रहे हो हुँ, देन यू आर एन एम्प्लॉय, आपको बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है। तो फिर आप अपने साथ स्पाउस और अपने बच्चे को जो आपके फर्स्ट डिपेंडेंट्स हैं उनको तो आप डेफिनेटली अपने साथ ला सकते हो हुँ, फैमिली फैमिली इमिग्रेशन वीजा पे। ओके, बट पेरेंट्स को अगर आपको अपने साथ हमेशा के लिए रखना है देन यू हैव टू प्रूव एंड यू हैव टू शो टू द गवर्नमेंट कि हुँ, उनका कोई ध्यान रखने वाला इंडिया में नहीं है, दैट यू आर देयर ओनली सपोर्ट, सो देन दे ओके, कैन जॉइन यू ओवर हियर लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम। करेक्ट। अदरवाइज जो छोटे मोटे वीजा हैं दैट हुँ, डेफिनेटली दे कैन कम एंड विजिट यू। एंड सिटिज़नशिप कैसे मिलती है फिर? सिटीजनशिप का रूल जो है आई थिंक यहाँ पे है कि 7 साल आपको नॉर्वे में रहना पड़ता है, सेवन ओके। ईयर्स और वो क्या होगा, वो रहने का मतलब क्या है, देखिए पीआर में थोड़ी डिफरेंस ये था कि पीआर में आपको 3 साल काम करना है। हुँ, सिटीजनशिप आपको बिना काम किए भी मिल जाएगी। आपने अगर 7 साल फॉर एग्जांपल लेते हैं कि किसी की कोई डिपेंडेंट स्पाउस है, उनको हुँ, जॉब नहीं मिली 7 साल में, राइट, बट उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नॉर्वेजियन लैंग्वेज के जो टेस्ट थे वो पास किए, सोशल लाइफ का एक टेस्ट है वो पास किया, तो अगर उन्होंने 7 साल जॉब नहीं भी की ना स्टिल वैलिड जाएगा। उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, बट पीआर नहीं मिलेगी। पीआर के लिए उनको दे हैव टू अर्न। तो 7 साल आपको यहाँ रहना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। ये थोड़ा आपको डेनमार्क और स्वीडन के बारे में हुँ, बता देता हूँ कि पीआर जो है नॉर्वे में थोड़ी आसानी से मिल जाती है 3 साल। आई थिंक स्वीडन में ये 5 साल है। डेनमार्क में मेरे को जो पता लगा है मेरे कुछ फ्रेंड्स के थ्रू वो हुँ, दैट इज 8 ईयर्स पीआर के ओके। लिए, तो सिटीजनशिप तो और हुँ, ज्यादा बड़ी है। बट जर्मनी में इट्स बिट इजी, हुँ, स्किल्ड वर्कर्स के लिए इट्स बिट इजी। तो जर्मनी में भी आपको जो है फास्टेस्ट रूट आई थिंक सो 21 से 22 मंथ के आसपास मिल जाती है। इसके अलावा मुझे ये भी पूछना था कि हाउ ईज़ी इज़ इट टू गेट अ स्टूडेंट वीज़ा एनीवेयर इन यूरोप? जैसे कनाडा में जब आप एक कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके बाद एक दूसरी स्ट्रगल होती है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो जाए। तो उसके लिए आपको एसओपी लिखना पड़ता है। आपका जो कोर्स है पढ़ाई का दैट शुड बी सिमिलर टू व्हाट यू हैव स्टडीड बिफोर इन इंडिया। तो नॉर्वे में कितना आसान है स्टडी वीज़ा मिलना? ओके, तो देखिए पहले नॉर्वे की बात करता हूँ। नॉर्वे में इट्स वेरी इजी अगर आपको एडमिट मिल चुका है किसी यूनिवर्सिटी से, खासकर पब्लिक यूनिवर्सिटी से। प्राइवेट में मैंने सुना है 1-2 का हुँ, रिजेक्ट हुआ हुआ है, बट अगर ओके, पब्लिक यूनिवर्सिटी से आपको मिल चुका है देन देयर इज नो रीजन कि आपका जो है वीजा रिजेक्ट होगा। आपको कुछ एसओपी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ये जो है, ये एवरीथिंग जो एसओपी लिखना है या फिर आपका कि कोर्स शुड बी रिलेटेड, वो यूनिवर्सिटी विल चेक दैट एंड देन ओनली दे विल गिव यू एडमिशन, दे विल ग्रांट यू एडमिशन, राइट। हुँ, सो आई थिंक कनाडा में ये मे बी इसलिए हो क्योंकि कैनेडियन यूनिवर्सिटी सिंस दे आर नॉट फ्री, सो डेफिनेटली वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहती है। तो करेक्ट, गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दे हैव लिमिटेड सीट्स कि भैया 10 ही इंटरनेशनल स्टूडेंट को हमने लेना है, सो ऑलरेडी हाई कंपटीशन है। तो इसलिए जो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट है वो ऐसा कुछ चेक नहीं करती। बस आपके पास एक एडमिट होना चाहिए और साथ में जो 10 लाख का जो सम है, हुँ, दैट इज़ वन थिंग जो आपको दिखाना पड़ता है। ओके, एंड आई थिंक जर्मनी में भी इट्स ऑलमोस्ट द सेम हुँ, थिंग कि अगर आपको एडमिट मिल चुका है तो हुँ। फिर वीज़ा नहीं रिजेक्ट होता। एंड जॉब का क्या सिचुएशन है? हाउ ईज़ी इज़ इट टू गेट अ जॉब? देखिए जॉब अगेन टेक्निकल में इट्स बिट ईजियर क्योंकि इट इज़ इम्यून टू द लैंग्वेज। हुँ, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो दे डोंट वांट, आई मीन इट्स नॉट द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट कि आप नॉर्वेजियन भी हुँ, बोलते हो। राइट, तो इंजीनियरिंग के लिए तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन जर्मनी और नॉर्वे। और अगेन सेक्टर वाइज बात करें तो ऑटोमोबाइल की जॉब जैसे होगी, एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर की, तो वो जर्मनी में ज़्यादा डिमांड में है, राइट। बट ऑयल एंड गैस होगी या पावर सेक्टर हो गया वो नॉर्वे में ज़्यादा डिमांड में है। और खासकर आज की डेट में डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग हुँ, इंजीनियर, एआई, ये सब तो हर जगह डिमांड में है। तो इनकी तो हुँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब्स है यहाँ पे। हुँ, और आर्टिस्टिक फील्ड की अगेन मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको मिली है, बट अगेन उन्होंने फिर नॉर्वेजियन लैंग्वेज भी सीखी। तो फ्यू पीपल हु आर वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया, तो हुँ। उनको नॉर्वेजियन लैंग्वेज भी मैनेजेबल, नॉट लाइक हाईली प्रोफिशिएंट बट मैनेजेबल उनको आती थी। जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि कनाडा में इंडियंस बहुत सारे हैं एंड आई आल्सो हैव अ गुड सर्कल ऑफ इंडियंस अराउंड मी। बहुत इंडियंस को जानती हूँ, तो इट इज़ ईज़ियर टू स्टे कनेक्टेड टू योर कल्चर एंड यू काइंड ऑफ फील लाइक होम क्योंकि आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। तो नॉर्वे में इंडियन कम्युनिटी कितनी है?
and how easy is it to gel with them? तो देखिए अभी तो ना पिछले 1-2 साल में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स जो नॉर्वे आ रहे हैं वो इंडिया से है। एंड थैंक्स टू दीज़ आईटी कंपनीज़ टीसीएस, इन्फी, राइट? क्योंकि उनको उनके गढ़ अब यहाँ बन चुके हैं ओस्लो में। तो ओस्लो रीजन में तो बहुत भयंकर कम्युनिटी है। आपको गुजराती कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी, मतलब सब कम्युनिटीज़ में मिल जाएगी, सो यू कैन इमेजिन। बट अगर हम एक छोटी सिटी की बात करें तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिटीज़ मिलेंगी। जैसे हम पहले एक सिटी में रहते थे, ओस्लो से पहले स्टावांगर, तो वहाँ पे एक इंडियन सोसाइटी ऑफ रोगालैंड थी। व्हाट अबाउट रेसिज्म? कभी आपने रेसिज्म फेस किया है यहाँ पे? नहीं, 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 रेसिज़्म तो कभी भी नहीं फेस किया। मतलब हाँ, मुझसे 1-2 बार वियर्ड क्वेश्चन्स पूछे गए थे, क्योंकि आई रिमेंबर मैं स्टावेंगर में आई वाज़ वेरी न्यू, तो मैं सीट में बैठा, तो मेरे साथ एक ओल्ड लेडी थी। सो शी जस्ट, ओके वेयर आर यू फ्रॉम? शी वाज़ स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। तो मैंने कहा इंडिया से हूँ। तो उनके ना एक कुछ कंजेक्चर्स थे जो उन्होंने सुना था कि इंडिया में सड़क पे गाय चलती है, इज़ इट ट्रू? मैंने कहा हाँ, इट इज़ ट्रू। मतलब कुछ ऐसे कंजेक्चर्स थे व्हिच राइट। पीपल वांट टू आस्क कि वी हैव हर्ड दिस थिंग, इज़ इट ट्रू? कि इंडियन फूड इज़ वेरी स्पाइसी। सो आई आस्क्ड कि आपने कभी नहीं खाया? तो बोलती नो, नो, आई हैव नेवर, बट इज़ इट वेरी? मैंने कहा हाँ, इट इज़ स्पाइसी। तो ओनली कुछ कंजेक्चर्स होते हैं, बट अदरवाइज़ एज़ सच रेसिज़्म कभी नहीं हुआ कि हाँ भाई ये ब्राउन मुंडा उस टाइप का राइट। रहा, वो नहीं हुआ। Hmm. And how is it working in Norway? How different is it from India? तो देखिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है। आई मीन यहाँ पे प्रेफ़रेंस देते हैं बच्चों को, फैमिली से रिलेटेड। जैसे अभी मैं आपको बता दूँ, कोविड की सिचुएशन, 12 दिन तक आप छुट्टी ले सकते हो, अगर आपके कोविड के कारण या इन जनरल आपका बच्चा अगर किंडरगार्टन नहीं जा रहा है। तो इट इज़ वेरी फ्रेंडली। Hmm. और साथ ही साथ अगर आपने ये टर्म ऐसे बोल दिया कि आई एम स्ट्रेस्ड, Hmm. आपने कभी जॉब में ये बोल दिया, तो आपको छुट्टी दे देते हैं लिटरली। आपको डॉक्टर के पास भेजेंगे कि भाई ये बंदा स्ट्रेस्ड है, तो टेल हिम। बट वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी गुड, बहुत ही सही है। एक और चीज़, जैसे कनाडा मैंने अब तक जितना ऑब्ज़र्व किया है, इट इज़ प्रिटी सेफ। इट इज़ अ हुँ, हुँ। सेफ कंट्री टू बी इन, स्पेशली बीइंग अ गर्ल। तो हाउ सेफ इज़ नॉर्वे? या हाउ सेफ आर अदर कंट्रीज़ इन यूरोप आल्सो? देखिए, एज़ अ टूरिस्ट स्पेन गया था, तो वो मेरे को इतनी सेफ नहीं लगी, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। स्पेन वाज़ नॉट दैट सेफ, हुँ, बट नॉर्वे की बात करेंगे, और ये जो अब मैं थोड़े वेल्दी नेशंस की बात, जैसे स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक, जर्मनी, फ्रांस, आई थिंक वहाँ पे गर्ल्स को लेके तो आई डोंट थिंक सो दैट मच इज़ एन इश्यू। एंड ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते ज़्यादा, बट बीइंग अ स्टूडेंट व्हेन यू डोंट हैव अ व्हीकल, तो आपके हुँ, लिए एक पब्लिक ट्रांज़िट जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। हुँ, तो हुँ, कनाडा का, जैसे मैंने अब तक जितना ऑब्ज़र्व किया है, पब्लिक ट्रांज़िट इज़ प्रिटी लाइक ओके है, इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हुँ, एंड हुँ, आई डोंट नो, आई थिंक नॉर्थ अमेरिकन कल्चर है कि बच्चों को जैसे वो 18 क्रॉस करते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी दे देते हैं, एंड दे आर वेरी यूज्ड टू जस्ट ड्राइविंग अराउंड इन देयर कार्स, व्हिच इज़ व्हाई उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अपना पब्लिक ट्रांज़िट इतना इम्प्रूव करने का। तो नॉर्वे में कैसा है? नॉर्वे में मैं बात करता हूँ, पहले तो नॉर्वे में तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड एंड यू कैन सर्वाइव विदाउट व्हीकल ओवर हियर। यहाँ की सरकार जो है वो चाहती नहीं कि आप कार्स लें, क्योंकि कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हुँ, हुँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट इज़ लाइक, आपको मैं बताऊँ, मेरे को कई बार समझ नहीं आता कि इनके जो बस स्टॉप्स है ना, वो हर 150 मीटर के बाद एक बस स्टॉप आ जाता है। तो जो कार में जर्नी 10 मिनट की होगी, वो 30 मिनट की हो जाती है। और वो हुँ, इसलिए कि हाँ, हर इन्होंने ऐसा करा है कि हर घर के आस-पास एक वो बस स्टॉप हो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और स्टूडेंट्स के लिए इट्स लाइक वेरी डिस्काउंटेड रेट्स। हुँ, यू कैन ईज़िली सर्वाइव। बल्कि पूरे यूरोप में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूरो रेल का एक पास होता है। क्योंकि अगर आप यूरोप हो ना, यूरोप का एक फ़ायदा क्या है कि आप अपने स्टूडेंट वीज़ा पे पूरे यूरोप में घूम सकते हो, 28 कंट्री शेंगन। हुँ, सो दैट हुँ, इज़ समथिंग। तो एक यूरो रेल का पास होता है, उसमें आप कहीं की भी ट्रेन्स चढ़ लो, हुँ, पूरे यूरोप में, राइट? तो इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इंडिया में। तो इट्स लाइक दैट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं बोलूँगा पूरे यूरोप का इट्स वेरी गुड। और ओके। नॉर्वे में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ दे वांट कि यू डोंट यूज़ योर व्हीकल्स। बट ओस्लो में जो आप देखें, आप हर तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपकी ट्रैम्स है, बसेज़ हैं, मेट्रोज़ हैं, हुँ, और टैक्सीज़ यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे उबर नहीं है। ओके। उबर तो नहीं है, नहीं ओके। है, उबर भी नहीं है, अमेज़न भी नहीं है नॉर्वे में। अमेज़न नहीं है नॉर्वे हाँ, में, सो हाउ डू या पीपल ऑर्डर थिंग्स? we don't order things. We just go to the shop and pick it up. तो ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगता है बंदों को कि भैया यहाँ पे ऊबर ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऊबर अमेज़न आ जाएगा, जो लोकल जनता है ना, उनको पैसा नहीं जाएगा। इट गोज़ इनटू, एट द एंड इट गोज़ टू द बिग कॉर्पोरेशंस। तो ये अपनी लोकल कम्युनिटी को वो करने के लिए, और टैक्सीज़ यहाँ आप नहीं ले सकते, वेरी एक्सपेंसिव, तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
व्हाट डू पीपल इन नॉर्वे डू फॉर फन? कैसी है सोशल लाइफ वहाँ? नॉर्वेजियंस जो हैं वो इतने आउटडोर बंदे हैं। मैं बता रहा हूँ, हम तो बर्फ पड़ रही है ना कि भाई बस मूंगफली ले आओ और आग के पास बैठ जाएंगे, वैसा है। ये लोग वैसा नहीं है। अगर दौड़ना है ना तो चाहे बारिश हो रही चाहे बर्फ हो रही, दे विल ऑलवेज रन। विंटर्स में इन्होंने स्कीइंग, और समर्स में तो खैर इनके पास एक्टिविटीज और ये हम एक दो की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं मैक्सिमम की। बट अदर देन दैट हाउ आर द अदर प्लेसेस? मतलब रेस्टोरेंट्स हो गए, मॉल्स हो गए, ये सब चीजें कैसी है, अवेलेबल है नॉर्वे में? हाँ जी, हैं, यहाँ पे है, बट कंपेयर करेंगे तो पता है मॉल का कल्चर यहाँ पे आई थिंक थोड़ा नया ही है। तो इतने ज़्यादा फैंसी मॉल्स नहीं आपको दिखेंगे, बहुत बड़े-बड़े, जैसे हम यू आर यूज्ड टू, राइट? तो हमारे घर से थोड़ा दूरी 45-50 मिनट्स की दूरी पे यहाँ पे सबसे बड़ा मॉल है, और जब हम उस सबसे बड़े मॉल में गए, जस्ट यू नो वी वर fascinated कितना बड़ा होगा, तो वो मतलब कुछ भी बड़ा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है यहाँ पे करेक्ट, मॉल्स करेक्ट। का। राइट। अब वेदर की बात करते हैं, तो जैसे कनाडा के बारे में तो सब, कनाडा बदनाम है ही फॉर इट्स कोल्ड, तो नॉर्वे में मैंने सुना है काफी ठंड होती है। हाँ जी, बहुत-बहुत बदनाम है नॉर्वे भी। देखिए, बात करें कि नॉर्वे जो है ना वो लेंथ में ज़्यादा है, इट्स लाइक अ लॉन्ग कंट्री। तो अगर आप साउथ में आ जाएँगे तो साउथ में क्या होगा आपको कि ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, मतलब, और ना ही इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी, राइट? और वेस्ट और सदर्न जो साउथ वेस्टर्न होंगे वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, ओके। राइट? बट समर्स भी कुछ इतनी ख़ास नहीं होगी, इट विल बी जस्ट लाइक रेनी, मतलब जहाँ हम जिस सिटी में हम पहले थे, वहाँ पे लगभग 200 दिन तो बारिश ही होती थी, ड्रिज़लिंग काइंड ऑफ थिंग, इट्स लाइक दैट। बट अब जब जहाँ हम ऑस्लो में, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विंटर्स आर हार्श थोड़ी-सी, जैसे इस बार जो था -15 टेम्परेचर गया, बट समर्स आर आल्सो वेरी गुड, 30-31 पहुँच जाएगा। और नॉर्थ ऑफ नॉर्वे तो ख़ैर वहाँ पे तो बुरा ही वेदर है। की हालत बुरी है। बट वहाँ पे बिसाइड्स यू नो वेदर की इतनी टेंशन नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि घर के अंदर वो तो इंसुलेटेड है और बाहर आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो। जो चैलेंज बंदों को लग सकता है वो होता है जी ये डे लाइट का। विंटर्स में खासकर एक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो है, वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको 2-3 महीने तो सन ही नहीं निकलता। इट्स लाइक टोटली, और समर्स में उल्टा है कि सनसेट ही नहीं होता। सेट नहीं होता यार। वो जो हमने सिर्फ ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, यू कांट इमेजिन दैट थिंग कि हाँ भैया कि ये क्या है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कैसा होता है, तो हम यहाँ फील करते हैं वो, बट यू गेट तो यूज्ड टू इट एग्जैक्टली। coming back to a little more on benefits, तो being a PR in Norway, कोई specific benefits होते हैं जो आपको मिलते हैं? हाँ जी, देखिए, जो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, उसके लिए एक्चुअली पीआर की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो आपको बिना पीआर भी मिल जाता है। पीआर के एक जो सबसे अच्छा बेनिफिट वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर सपोज़ आपकी जॉब चली भी गई, राइट? व्हिच मीन्स कि आपका वर्क परमिट जो है, सिंस इट इज़ अटैच्ड टू योर, इट इज़ टाइड टू योर जॉब, तो आपका वर्क परमिट जनरली आपको 2 या 3 साल के लिए मिलता है। और अगर आपको उस 2-3 साल में यू आर लेड ऑफ और आपको नई जॉब नहीं मिली, तो इट विल नॉट बी रिन्यूड ऑटोमैटिकली। बट पीआर में आपको वैसा कोई खतरा नहीं है। Correct. दैट इज़ फिर सिक्योरिटी है, और जो बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स, वो तो उसके लिए आपको पीआर की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उसके अलावा भी मिल जाएँगे। जैसे कि हेल्थ केयर फ्री है, वो तो स्टूडेंट्स को भी फ्री है नॉर्वे में। बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं, वो सबके लिए फ्री में पढ़ रहे हैं। इट डज़न्ट मैटर, आप यहाँ पे सपोज़ कीजिए आप यहाँ मास्टर्स करने आए हैं स्टूडेंट, और आपका बच्चा भी है, जिसको फर्स्ट क्लास में जाना है, तो उसके लिए भी फ्री होगा वो। Okay, okay. तो इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन। पीआर से बस ये है कि एक सिक्योरिटी आ जाती है कि यू कैन स्टे इन कंट्री फॉर इंडेफिनिटली लॉन्ग टाइम। दैट इज़ द ओनली एडवांटेज व्हिच आई सी। My last question, or maybe I would want your suggestion in this would be कि would there be any specific countries in Europe जहाँ पे आप students को advise करोगे आना? हाँ जी। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए एक जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि चलिए एजुकेशन फ्री है या नहीं है, दैट शुडन्ट बी यू नो द सोल क्राइटेरिया। जैसे कि सेक्टर वाइज़ बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि अगेन इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको जाना है, तो सिंस इट इज़ इंजीनियरिंग एंड तो आप जर्मनी या नॉर्वे जाएँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। ओके? Okay. और साथ ही साथ इंजीनियरिंग में लैंग्वेज डज़न्ट मैटर, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस होंगे। बट अगेन जैसे कि फील्ड्स होगी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग होगी या इकोनॉमिक्स होगी या साइकोलॉजी होगी एटसेट्रा एटसेट्रा, जहाँ पे लैंग्वेज वुड मैटर, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाएँ, क्योंकि Right. तब आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि हाँ भई, चलो आप पैसे खर्च रहे हो, बट आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। Great, this was very informational. बहुत बहुत चीज़ें पता चली, and students को भी यही advice है मेरी कि instead of just jumping to one country,
आप अपने ये ऑप्शंस भी कंसिडर कीजिए, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मैं जब आई थी तब मुझे पता ही नहीं था इन जगहों के बारे में एंड मैंने इसके कंसिडर ही नहीं किया था. Thank you so much, Arvind, for being a part of this video. And guys, I'm going to link down their channel as well in the description. So if you want to know more about Norway in detail, check it out. And thank you guys for watching this video. I'll see you guys again soon. Yeah, And thank you, Tanya. Thank you. Same here. Okay, that's it. Namaste from Norway.